बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आप लोग अपने फर्स्ट पेपर सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियों के अंतर्गत आपने अनुसंधान और सर्वेक्षण की अवधारणा जानी और वैज्ञानिक पद्धति। आपने जाना कि अनुसंधान किस प्रकार से आयोजित होता है। तो अब उसका अगला चरण वैज्ञानिक पद्धति के अगले चरण में हम अब आगे प्राक कल्पना हाइपोथेसिस का अध्ययन करेंगे। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण था विषय का चुनाव करना। वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रथम चरण समस्या का चुनाव करना। आप लोगों ने जैसे अपनी रुचि के अनुरूप समस्या का चुनाव कर लिया। चुनाव कर लेने के बाद अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न साहित्य, पुस्तक, पत्र पत्रिकाओं आदि का अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, सामान्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके आधार पर आपके मस्तिष्क में कुछ विचार जन्म लिए या कुछ विचार आपके आए या सामान्य अनुमान आपके मस्तिष्क में आया। यही सामान्य अनुमान शोधकर्ता के लिए मार्गनिर्देशक बन जाता है और शोधकर्ता उन्हीं निश्चित आवश्यक तथ्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करके अनुसंधान को आगे बढ़ाने का काम करता है। हाइपोथेसिस, हाइपो आगे ले जाने वाला या ऊपर ले जाने वाला, शोध कार्य को आगे बढ़ाने वाले विचार को हम या पूर्व अनुमान को हम प्राकल्पना, परिकल्पना, उपकल्पना, पूर्व चिंतन, पूर्व विचार कहते हैं। आपके सामने किसी भी नाम से आए, आप लोगों को कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो उसका इंग्लिश वर्जन भी देखें, हाइपोथेसिस। प्राकल्पना, परिकल्पना, उपकल्पना, पूर्व चिंतन, पूर्व विचार, अर्थात शोध से पूर्व किया गया कोई भी विचार जिसका सत्यापन अभी शेष है, प्राकल्पना कहलाती है। समझ में आ रहा है? शोध से पूर्व किया गया कोई भी पूर्व चिंतन जो अभी जिसकी सत्यता की जांच अभी शेष है, उसको हम उपकल्पना या प्राकल्पना कहते हैं। सामाजिक शोध सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है और कोई भी अध्ययन तब तक वैज्ञानिक नहीं हो सकता जब तक उसमें वैज्ञानिक पद्धति को काम में न लाया जाए, और वैज्ञानिक पद्धति का सदुपयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपने अध्ययन विषय में के संबंध में कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, और इसी ज्ञान और अनुभव के आधार पर जो विचार हमारे मन मस्तिष्क में आता है उसी को हम प्राकल्पना का रूप प्रदान करते हैं। ये हमारी मार्ग निर्देशक है जो हमें अंधकार में भटकने से बचाती है। जिस प्रकार से हम बाजार जाते समय या किसी दूसरे शहर में जाते समय अपने सामने प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, लिख कर रखते हैं कि हमें क्या लाना है और किस जगह पर हमें क्या मिलेगा। हम ये कोशिश करते हैं कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते का पूरा काम हम करके जाएं, तो हमारी प्लानिंग से हम कम समय में ज़्यादा कार्य कर लाते हैं। तो ये जो हमारी मार्ग निर्देशक है या जो हमें निश्चित दिशा प्रदान करने वाली है, शोध कार्य को आगे ले जाने वाला जो विचार है, ये विचार हमें आगे आगे बढ़ के हमें बहुत सारे फिजूल बेकार के तथ्यों के संकलन से बचा देती है। देखिए, जैसे हमने अपने अध्ययन विषय में अपराध का चयन किया या हमने इस अपराध के विषय में हमारे मन में विचार आया कि परिवार दोषी है, निर्धनता अपराध के लिए एक कारण है, बेरोजगारी का परिणाम अपराध हो सकता है। तो इस तरीके के हमारे मन मस्तिष्क में अध्ययन के बाद हमें बहुत सारे ये विचार हमें आए। तो जो अनुमान हमने लगाया ये कैसा है, काम चलाऊ, तो इसे हम प्राकल्पना को काम चलाऊ अनुमान भी कहते हैं, कार्यवाहक विचार भी कहते हैं।
कार्यवाहक समझते हो ना, किसी भी अवस्था में कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। ऑफिस में आप देखते हैं कि यदि कोई मेन पर्सन नहीं है मुख्य, तो उसके एवज में कोई दूसरा काम करता है, उसको हम कार्यवाहक कहते हैं। तो कार्यवाहक विचार, काम चलाऊ अनुमान भी कहते हैं। हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी यही सत्य नहीं है। हमने उपकल्पना को जो निर्माण किया है उसे सच प्रमाणित करने के लिए नहीं किया कि हमारी उपकल्पना सत्य ही होगी। वो सत्य असत्य कोई भी हो सकती है। अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य सत्य को ढूंढना है या सत्य की खोज है, और वो हम वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही करेंगे, ना कि उपकल्पना के आधार पर। तो उपकल्पना तो मात्र हमें आगे बढ़ाने का काम कर रही है। काम चलाऊ या कार्यवाहक प्राकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण है। आपको कल मैंने बताया था कि हम सर्वेक्षण बिना प्राकल्पना के कर सकते हैं, लेकिन शोध कार्य प्राकल्पना के बिना एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ा सकते। अध्ययन कार्य में निश्चित रूप से हमें क्या करना है? हमारा अध्ययन क्षेत्र को सीमित हो गए उपकल्पना के आधार पर, और हम उसके विशेष पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस प्रकार से उपकल्पना हमें अध्ययन कार्य के दौरान भटकने से बचा रही है, निश्चित दिशा दे रही है, हमारी मार्गदर्शक बन रही है, और हमें सही और गलत विचार की तरफ हमें बढ़ा रही है। तो प्राकल्पना का वास्तविक अर्थ आपको पता चल गया कि क्या है। प्राकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच की एक आवश्यक कड़ी है जो ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायता करती है। यानी प्राकल्पना के निर्माण के अभाव में किसी भी प्रकार का प्रयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान असंभव होता है। आपको पता है कि हमने पूर्वानुमान लगा लिया, पूर्व चिंतन कर लिया, लेकिन ये पूर्व चिंतन या पूर्व कल्पना सत्य साबित हो, हम इस ओर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान किस ओर है कि जो पूर्व चिंतन या पूर्व विचार हमने लिया है वो सत्य भी हो सकती है या असत्य भी हो सकती है। तो आप लोग जो बोलेंगे 1 नंबर के लिए, वो आप कहेंगे कि प्राकल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष है, काम चलाऊ अनुमान है, पूर्व चिंतन या पूर्व विचार है, जिसकी सत्यता की जांच अभी शेष है, और वो जांच हम वास्तविक तथ्यों के निर्माण के आधार पर करेंगे। अब आप लोग प्राकल्पना की कुछ परिभाषाओं को जानेंगे। एक बार फिर मैं बता रही हूँ कि आप जो भी परिभाषा लिखें, सबसे पहले उसके आगे उनकी पुस्तक का नाम भी लिखें, ताकि आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में जो आपके सामने आए कि लेखक की पुस्तक का नाम बताएं या इस पुस्तक के लेखक का नाम बताएं, तो आप आराम से कह सकें। वैसे तो आपके पास सारी चीज़ें आ गई, मार्गदर्शक, निश्चित दिशा प्रदान करने वाले, भटकाने से बचाने वाला, अध्ययन क्षेत्र को सीमित कर देने वाला, वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करने में सहायता करने वाला, शोध कार्य को आगे बढ़ाने वाली, ये उपकल्पना या प्राकल्पना होती है। देखिए, अब यही सारी चीज़ें आपकी हैं, लेकिन 1-2 डेफिनेशन, अवधारणा, गुड एवं हार्ट, फिर पुस्तक का नाम मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च। प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। यानी अभी आपने कहा कि हम वैज्ञानिक विधि के द्वारा सफल अनुसंधान वो है जो वैज्ञानिक विधि के आधार पर अपनी प्राकल्पनाओं का परीक्षण करता है। पीवी यंग के अनुसार एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक प्राकल्पना कहलाती है। ये सारी जितनी सारी डेफिनेशंस हैं आपके सामने, वो उसी तरीके से हैं। सबको मिलाकर जो मैंने अभी आपको इसकी समझाई अवधारणा, काम चलाऊ अनुमान है, काम चलाऊ निष्कर्ष है, जिसकी सत्यता की जांच अभी शेष है। तो इस प्रकार से प्राकल्पना पूर्व विचार, पूर्व चिंतन, पूर्व निष्कर्ष, सामान्यीकरण, अनुमान है, जिसे अनुसंधानकर्ता अपने शोध की समस्या के हेतु उसे बनाता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। और प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को एक
निश्चित आधार प्रदान करती है, अध्ययनकर्ता का मार्गनिर्देशन करती है। जैसे आगे आगे गाइड हमको बताता है कि अब हमें क्या करना है, इसलिए बिना प्राकल्पना के हम या प्राकल्पना के अभाव में या प्राकल्पना के निर्माण के बिना हम शोध कार्य में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। अर्थ तो समझ में आ गया होगा। अब एक अच्छी प्राकल्पना की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? 4-5 चीज़ें हैं इसमें। स्पष्टता। किस चीज़ की स्पष्टता बच्चों? भाषा की दृष्टि से सरल हो, शब्द हमें समझ में आए। प्राकल्पना जो हम कहना चाह रहे हैं निहित अवधारणाओं को स्पष्ट रूप में परिभाषित कर पाए, यानी हम ऐसी प्राकल्पना नहीं बनाएं जो किसी के समझ में नहीं आए या अध्ययन कार्य में हमें बाधा उपस्थित करे। तो आपके सामने है कि क्या करना है हमें। देखिए, प्राकल्पना ज़रूरी नहीं है कि हम केवल एक ही निर्माण करें। प्राकल्पना हम एक जिसको मुख्य कह रहे हैं और हम उसके संबंध में कई सारी सह प्राकल्पनाओं का निर्माण भी कर सकते हैं। छोटी छोटी बहुत सारी हम उनको कर सकते हैं। दूसरा है प्रयोग सिद्धता या अनुभवाश्रित। इसका तात्पर्य है कि प्राकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसमें कि आइडियल आदर्श नहीं हो, प्रयोग की जा सके। उन्हीं अवधारणाओं का प्रयोग करना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। यानी यदि हम ऐसे कहें अनुशासित जीवन रहना चाहिए, चोरी करना पाप है, ऐसे हम इस तरीके की चीज़ें दें तो वो शोध की दृष्टि से अनुपयुक्त मानी जाती हैं। फिर है विशिष्टता, स्पेसिफाई। अध्ययन विषय के किसी विशेष पहलू से संबंधित होनी चाहिए। प्राकल्पना अगर अत्यंत सामान्य है तो उसे यथार्थ निष्कर्ष तक पहुंचना संभव नहीं होता, क्योंकि किसी विषय के सभी पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन हम एक विषय पर एक समय पर नहीं कर सकते। इसलिए हमें किसी विशेष पहलू की ओर ध्यान आकर्षित करके हमें प्राकल्पना का निर्माण करना चाहिए। फिर है उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित। जिन प्रविधियाँ सूचना तथ्य संकलन की विधियाँ, हम जिन प्रविधियों को हमने चुना है उस प्रविधियों के द्वारा क्या हैं, अवलोकन, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, इन सब के आधार पर हमारी प्राकल्पना उनके द्वारा प्रचलित प्रविधियों की पहुंच के भीतर है। फिर है सिद्धांत समूह से संबंधित। गोडे एवं आर्ट कहते हैं कि इस नियम की अवहेलना अक्सर सामाजिक अनुसंधान के विद्यार्थी या शोधार्थी कर लेते हैं। उनके चुनाव में इस प्रकार की संभावना अधिक हो जाती है कि अध्ययन विषय चुन लें जो रुचिकर या हो। वे इस बात का ध्यान नहीं देते कि शोध कार्य वास्तव में जो विद्यमान पहले के सिद्धांत थे या हमसे पहले जिन्होंने शोध कार्य किया वो उस सिद्धांत से हमारी संबंधित है या नहीं है, तथ्य हमारे उनसे तुलनात्मक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो विभिन्न अनुसंधानकर्ताओं को पूर्व सिद्धांत समूहों से ऐसी प्राकल्पना का निर्माण करना चाहिए जो छोटी छोटी समस्याओं पर भी शोध करके हमें यथार्थ की ओर आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। कल हम प्राकल्पना की उपयोगिता या अनुसंधान में प्राकल्पना का क्या महत्व है इसको अध्ययन करेंगे।